नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लब ट्यूटोरियल सारंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार बोर्ड कक्षा 8 साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है कपड़े तरह तरह के और रेसे तरह तरह के, मतलब मेनी काइंड्स ऑफ क्लॉथ एंड मेनी काइंड्स ऑफ फाइबर, इसको हम पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आशा करूंगा ये वीडियो आप सभी को अवश्य पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को प्लीज लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आप सभी को यहाँ से पहले तक का पढ़ा चुके थे और इस वाले वीडियो में आप सभी को मैं यहाँ से आगे वाले को पढ़ाने वाला हूँ। चलिए देखिए, पूर्व पाषाण युग में के लोग अन्य कई वनस्पति रेशा प्रयोग करते थे। जो पहले के जितने पीपल्स थे वो क्या करते थे, वो अपने रेशे के लिए, फाइबर्स बनाने के लिए क्या करते थे, वनस्पतियों का भी फाइबर्स बनाते थे। हेम्प सबसे पहला रेशा देने वाला पौधा की खोज हुआ जिसकी खेती की जाने लगी। हेम्प कोई एक पौधा है जिससे सबसे पहले रेशा निकाला जा रहा है। हेम्प एक जो है प्लांट है जिससे सबसे पहले रेशा निकाला जा रहा था। उसके बाद उसका खोज की गई और उसके बाद उसको क्या की गई, उसकी खेती होने लगी। इसकी खेती सर्वप्रथम दक्षिण पूर्वी एशिया में होती थी और इसकी खेती सबसे पहले कहाँ पे होती थी, तो सबसे पहले साउथ ईस्टर्न फिर एशिया में होती थी। साउथ ईस्टर्न एशिया में इसकी सबसे पहले खेती होती थी, जहाँ से इसका विस्तार चीन तक हुआ। जहाँ से इसका विस्तार मतलब जहाँ से ये कहाँ तक पहुँचा, चीन तक पहुँचा। ऐसा परिणाम है कि 4500 ईस्वी पूर्व में हेम्प की खेती चीन में होती थी। और इसका परिणाम क्या है कि जो 4500 ईस्वी पूर्व क्या हुआ कि चीन में भी इसकी हेम्प की खेती होती थी। मिस्र में लीन की कटाई एवं बुआई की कला 3400 ईस्वी पूर्व में ही विकसित हो गई थी। और देखिए क्या होता है, मिस्र में लीन को कटाई के और बनाई का कला जो था वो कब 3400 ईस्वी पूर्व में ही इसका विस्तारण हो गया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई में चांदी के एक पात्र में चारों ओर कपास सटी हुई प्राप्त हुई। कोई मोहनजोदड़ो है जो क्या हुए, खुदाई करते समय उनको एक चांदी के पात्र में, मतलब चांदी का कोई बर्तन जो था उसमें क्या हुआ कि कपास का जो था सटी हुई थी, सटी हुई प्राप्त उनको हुई थी, सटी हुई उनको मिली थी। इससे प्रमाणित होता है कि भारत में कपास का उत्पादन 4000 ईस्वी पूर्व से ही होता आ रहा है। और इससे क्या होता है कि इससे हम लोगों को पता चल जा रहा है कि इंडिया में जो कपास की खेती हो रही थी वो 4000 ईस्वी पूर्व से ही होने लगी थी। रेशम का रेशा 2500 ईस्वी पूर्व चीन से सबसे पहले प्रयोग में लाया गया। और रेशम का जो क्या होता है, जो रेशम का रेशा था वो सर्वप्रथम कहाँ से 2500 ईस्वी पूर्व में हम लोग कहाँ से लेते थे, चीन से प्राप्त करते थे। यही से रेशा का उद्गम एवं क्रमबद्ध इतिहास प्रारंभ होता है। और यहीं से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से क्या होता है, रेशे के बारे में हम लोग क्या होता है, उद्गम और इतिहास इसका हम लोगों का शुरू हो जाता है। इंग्लैंड में प्राचीन काल से ही श्रेष्ठ ऊनी वस्त्र बनाने का काम होने लगा था। इंग्लैंड में क्या हुआ था कि प्राचीन काल से ही उन लोग क्या कर रहे थे, वो लोग श्रेष्ठ मतलब सबसे अच्छा ऊन का वस्त्र बनाने का काम उन लोगों का चालू हो गया था। वहाँ के ऊनी वस्त्र पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। और जो इंग्लैंड है वहाँ के ऊनी वस्त्र जो क्या थे, वो पूरे वर्ल्ड में उनके जो उनके ऊनी वस्त्र थे, उलन क्लॉथ्स थे, वो पूरे
पूरे वर्ल्ड में क्या था, फेमस थे। 13वीं शताब्दी में सबसे अच्छा ऊन का उत्पादन स्पेन में होता था। और 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, सबसे पहले सबसे अच्छा जो उलन क्लॉथ है उनकी क्या हुई, उनका उत्पादन सब जो उल है उसका उत्पादन सबसे अच्छा क्या पे होने लगा, उसका उत्पादन सबसे अच्छा स्पेन में होने लगा। जो मोरिनो वुल के नाम से प्रसिद्ध था। जो किस नाम से प्रसिद्ध था, तो वो मोरिनो वुल के नाम से क्या था, वो प्रसिद्ध था। मध्यकालीन युग में राजाओं और सम्राटों के शरण में सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा। और मध्यकालीन युग में क्या हुआ, जो राजा थे, जो सम्राट थे और राजा थे, उनके पास भी सुंदर सुंदर वस्त्रों का निर्माण होने लगा। समाज में वस्त्र निर्माण के कुशल कारीगरों का एक पृथक वर्ग ही बन गया। और समाज में क्या हुआ कि जो वस्त्र निर्माण करने वाले सबसे अच्छे कारीगर थे, जितने भी अच्छे अच्छे कारीगर थे, उनकी क्या हुई, कुशक एक वर्ग ही बन गई, उनकी एक वर्ग ही बन गई थी। धीरे धीरे वस्त्र निर्माण कला में विशेषता प्राप्त करते गए और इनके क्षेत्र भी फैलते गए। और धीरे धीरे ये लोग क्या किएंगे, वस्त्र निर्माण कला में विशेषता प्राप्त करते गए और इनकी क्षेत्र भी क्या हुई, फैलती चली गई। ढाका मलमल के लिए, बालचूड़ी साड़ियों के लिए, बनारसी वस्त्रों के लिए और चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हो गए। और ये लोग जो कहते हैं, यहाँ पे क्या देखिए क्या क्या बताया जाए, ढाका मलमल के लिए और बालचूड़ी साड़ियों के लिए, फिर बनारसी साड़ियों के लिए, बनारसी वस्त्रों के लिए और चंदेरी वस्त्रों के लिए, साड़ियों के लिए ये क्या हुए, ये प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कई स्थानों के नाम वस्त्र विशेष के नामों के साथ जुड़ गए। और इसी तरह क्या हुआ कि कई स्थान जो है वो क्या हुए, वस्त्र विशेषता के नाम से जुड़ गए। जैसे बनारस से, मान लीजिए यहाँ पे कोई बनारस एक जगह है जिसको हम लोग बनारसी साड़ी के नाम से इसको हम जोड़ दिए। इसी प्रकार से बहुत से नामें जुड़ गई। क्या आप जानते हैं भागलपुर और कांजीवरम किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? अब हम लोगों से बोला जा रहा है, क्या आप लोग जानते हैं कि भागलपुर और तमिलनाडु जो है वो कैसे वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? भागलपुर और कांजीवरम रेशमी कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और भागलपुर और कांजीवरम जो है कैसे कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, तो वो रेशमी के फाइबर्स के क्लॉथ्स के लिए प्रसिद्ध है। यातायात के साधन के सुलभ होने से तथा कला के विकास होने के साथ साथ लोगों की आवश्यकता भी बढ़ गई। उसके बाद देखिए, यातायात के सुविधा के सुलभ होने से क्या हुआ कि कला में और विकास होने लगी और लोगों की आवश्यकता भी बढ़ गई। और फलस्वरूप लोगों ने वस्त्र के क्षेत्र में नई नई खोज करनी शुरू कर दी। और उसका फलस्वरूप क्या हुआ, लोगों ने वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्या किया कि नई नई खोजें शुरू कर दी। वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वस्त्र की बुनाई कैसे की जाती है। चलिए देखिए, वस्त्र का निर्माण पहले हाथों से किया जाता था। जो पहले के लोग क्या करते थे, वस्त्र का हम लोग क्या करते थे, अपने हाथों से निर्माण करते थे, जिससे अधिक श्रम और समय लगता था। और जिसके कारण क्या होता था, हम लोगों का अधिक समय लगता था, अधिक टाइम हम लोगों का वेस्ट होता था और उत्पादन भी कम होता था। और क्या होता था, जो उत्पादन है, मतलब वस्त्र उत्पादन है, वो कम होता था। करधे के आविष्कार से वस्त्र निर्माण की क्रिया में उन्नति हुई। करधे एक है जिसके क्या हुआ, जब उसकी आविष्कार हुई तो उससे वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में क्या हुई, उन्नति होने लगी। और कम समय में श्रम में अधिक वस्त्र बनने में सफलता मिली। और कम समय में और कम समय और कम मेहनत से करके और अधिक
कपड़े बनाने में इन लोगों को सफलता प्राप्त होने लगी। वैज्ञानिक आविष्कारों से वस्त्र निर्माण के काम में और भी उन्नति हुई। वैज्ञानिक लोगों के निर्माण से क्या हुआ, वस्त्र को निर्माण करने में और भी उन्नति हुई। औद्योगिक क्रांति के बाद इस उद्योग के एक नया मोड़ लिया। औद्योगिक क्रांति के बाद ये जो उद्योग था वो क्या किया, एक नया मोड़ ले लिया। माप इंजन से चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। और उसके बाद देखिए, माप इंजन से चालित एवं विद्युत चालित यंत्रों से क्या हुई, उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई। आज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने वस्त्र निर्माण उद्योग को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया है। अब देखिए, आज विज्ञान जो है और प्रौद्योगिकी ने वस्त्र निर्माण को क्या किया है, वस्त्र निर्माण उद्योग को क्या किया है, चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया है। वस्त्र निर्माण के उद्योग में रेशे प्राप्त करने और वस्त्र को बनाने आदि सभी क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य बराबर चलता रहता है। वस्त्र निर्माण के उद्योग में क्या कहता है, रेशे प्राप्त करने और वस्त्र बनाने में के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य बराबर चलते रहती है। नई खोज के फलस्वरूप सूक्ष्म से सूक्ष्म, सुंदर से सुंदर वस्त्र यंत्रों द्वारा कम समय में बनाने लगे हैं। अब देखिए, नई खोज और खोज के फलस्वरूप क्या हुआ कि सूक्ष्म अच्छा से अच्छा वस्त्र हम लोग कम समय में बनाने मशीनों की सहायता से क्या हुआ, यंत्रों की सहायता से हम लोग बनाने लगे हैं। नमूने डिजाइन, बुनाई, रंगाई आदि सभी क्षेत्र में उन्नति हुई है और साथ ही विविधता वाले कपड़े बनाने लगे हैं। अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नमूने के जैसे में इसको हम लोग क्या होता है, डिजाइन देने में, बुनाई करने में, रंगाई करने में सभी क्षेत्रों में उन्नति हो रही है और साथ ही साथ विविधता वाले कपड़ों भी बनने लगे हैं। मोटे रेशे से बने कपड़े के बाद लोग रेशे को और पतला करते गए और उससे बने कपड़े का प्रयोग किया जो पहले से बेहतर होते हैं। उसके बाद देखिए, इसी प्रकार धागा में ऐंठने को बांधकर नए कपड़े का निर्माण किया। और इसी तरह क्या हुआ कि इसी प्रकार धागों को ऐंठ कर बांधकर नए कपड़ों का क्या हुआ, होने लगा, निर्माण होने लगा। अब तो बुनाई की तकनीकों में भी परिवर्तन कर नए प्रकार के कपड़ों का निर्माण किया जाने लगा है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, अब तो बुनाई के तकनीकों में भी परिवर्तन करके नए प्रकार के वस्त्र को निर्माण होने लगा है। जैसे साटिन कपड़ा, आपने देखा कि पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे से बने कपड़े जैसे सूती कपड़े के जल्दी गंदा होने से एवं धोने से सिकुड़ पड़ने पर इसके रख रखाव पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। अब हम लोग देखें कि पौधे से एवं जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे बने कपड़े जैसे सूती जो जल्दी गंदा हो जाता है और इसके रख रखाव में ज़्यादा हम लोगों को सावधानी बरतनी पड़ती है। साथ ही अपने यह भी समझा कि सूती लिनन
एवं ऊनी कपड़ों को बहुत दिनों तक छोड़ दिया जाए तो उसमें फफूंद भी लग जाते हैं। और साथ ही साथ हम लोग देखें कि सूती और ऊनी कपड़े को हम लोग बहुत बहुत दिनों तक हम लोग छोड़ देंगे तो उसमें क्या होता है, हम लोग फंगस उसमें लग जाते हैं। इन कपड़ों के रख रखाव पर विशेष ध्यान देने के कारण कठिनाई महसूस होती है। और इन कपड़ों के पे हम लोग विशेष ध्यान देंगे, इनकी रख रखाव करेंगे तो हमें तो कठिनाई महसूस होती ही है। इसी कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ नए रेशों का आविष्कार किया गया। और इसी कठिनाई को दूर करने के लिए क्या हुआ है, कुछ नए रेशों का आविष्कार किया गया जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, इन नए रेशे की भी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और इन नए रेशे के भी कुछ विशेषताएं हैं जिनकी जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। विज्ञान की प्रगति का प्रभाव निर्माण काल पर भी पड़ा है। आजकल अनेक ऐसे वस्त्र बने हैं जिन्हें इस्त्री करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, विज्ञान की प्रगति के कारण प्रभाव कला की भी पड़ी है। आजकल हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं, इनमें कितने वस्त्र हैं जो बिना इस्त्री किए भी हम लोग पहन लेते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें कीड़े नहीं लगते हैं और इसमें क्या होता है, फंगस नहीं लगता है। यह बड़ी सफलता और कुशलता से बर्फ, पानी, शीत, अग्नि आदि में से रक्षा करते हैं। और ये बहुत ही कुशलता से, मतलब आराम से, आसानी से बर्फ से, पानी से, शीत से, आग से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अर्थात इन्हें इतने प्रकार के गुणों से युक्त बनाया जा सकता है कि इनका जादुई रेशे नाम पूर्ण रूप से सार्थक सिद्ध होता है। और इन लोगों में इतना गुण है तो मान लीजिए इनको तो हम लोग जादुई रेशा नाम से इनको हम सिद्ध कर भी सकते हैं। आधुनिक युग में वस्त्रों का निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार हुआ। और आधुनिक काल में हम लोग क्या हुआ कि नए वस्त्रों के निर्माण के लिए नवीन रासायनिक रेशों का आविष्कार किया गया और उन अनेक नवीन रेशे खोजे जा सकते हैं। और अनेक मतलब अधिक से अधिक नवीन रेशे खोजे जा सकते हैं। इस प्रकार के रेशे को कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। और इस प्रकार के रेशे को क्या कहते हैं हम लोग, कृत्रिम रेशा या फिर मानव निर्मित रेशा कहते हैं। फिर आगे देखिए, सर्वप्रथम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से रेशे का निर्माण किया गया। और सर्वप्रथम क्या हुआ कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके कृत्रिम रूप से रेशे का निर्माण किया गया। जैसे रेयॉन लकड़ी के लुगड़ी द्वारा कृत्रिम रेशा प्राप्त किया गया जिसका गुण रेशम के समान होता है, इसलिए इसे कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। देखिए जो रेयन है वो केवल लकड़ी के जो ऊपर के छाले होते हैं उससे कृत्रिम रूप से उसको क्या किया जाता है, रेशा प्राप्त किया जाता है। और जो इसका गुण जो है वो क्या है, रेशम के समान ही है। और इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कृत्रिम या नकली रेशम कहते हैं। आज विज्ञान ने वस्त्र के उत्पादन के कार्य में ऐसे चमत्कार दिखाए हैं जिनकी किसी ने
पहले भी कल्पना नहीं की थी। और आजकल विज्ञान ने जितने भी वस्तु उत्पादन में कार्य जो चमत्कार किए हैं जिनकी कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। आज रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा रेशों का निर्माण होने लगा है। और आज हम लोग क्या देखते हैं कि रासायनिक संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा क्या होता है, केमिकल के उपयोग से क्या होता है, बहुत सारे रेशे निर्माण हो जाते हैं। इस प्रकार के रेशा को संश्लेषित रेशा कहते हैं। और इस प्रकार के रेशे को हम लोग क्या कहते हैं, संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे नायलॉन, डेक्रन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, टेरिकॉट इत्यादि। इन रेशे की प्राप्ति के साधन प्राकृतिक रेशे के समान सीमित नहीं है। और इन रेशों की प्राप्ति हम लोग क्या देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन रेशों के समान सम्मिलित नहीं है, तथा इनके रूप में भी अनंत बनाए जा सकते हैं। और तथा इनके रूप भी कितना होते हैं, अनंत, इनके रूप भी बनाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं में की पूर्ति करने के लिए इन्हें उसी के अनुसार बनाया जाता है। और विभिन्न तरह की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए इन्हें क्या होता है, उन्हीं के अनुसार बनाया जाता है। कुछ कृत्रिम रेशे तथा उनके निर्माण के बारे में समझना आवश्यक है। और देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे है, कुछ कृत्रिम रेशे और उनके निर्माण के बारे में समझना में क्या है, आवश्यक है। चलिए हम लोग देखते हैं संश्लेषित रेशा। अपने पिछले कक्षा में प्राकृतिक रेशा द्वारा प्राप्त निर्माण की प्रक्रिया समझ चुके होंगे। अब हम लोग संश्लेषित रेशा निर्माण करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। हम लोग तो पिछले कक्षा में हम लोग क्या प्राकृतिक रेशे कैसे प्राप्त होता है, कैसे निर्माण होता है, उसके बारे में पढ़ चुके थे। और अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संश्लेषित रेशा कैसे प्राप्त की जाती है। देखिए रेयन, अपने पिछली कक्षा में जान लिया है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। रेशम के रेशों से बना वस्त्र बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदरता बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 1890 में वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। क्या आप जानते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं? इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या बांस की लुगदी से कास्टिक सोडे की प्रतिक्रिया कराई जाती है। और देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, आप लोगों ने पिछले कक्षा में तो पढ़ा ही होगा। और आजकल जो हम लोग यहाँ पे 1890 में क्या ईस्वी में क्या हुआ कि वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले एक रेशे को प्राप्त करने में सफल हुए। और हम लोग को बताया जाए, क्या आप जानते हैं ये रेशे कैसे बनाए जाते हैं, वो रेशे कैसे बनाए जाते हैं? इस प्रकार के रेशे प्राप्त करने के लिए लकड़ी या फिर बांस के लुगदी से कास्टिक सोडा की प्रतिक्रिया कराई जाती है। जेनथेट सेलुलोज बनाने का इसी लुगदी को कार्बन डाइऑक्साइड में मिश्रित किया जाता है, जिसे कास्टिक सोडे को घोल दिया जाता है। इससे लाल अथवा नारंगी रंग का द्रव्य पदार्थ प्राप्त बन जाता है, जिसे अच्छा करने के उपरांत तथा जमने पर चिप पदार्थ प्राप्त होती है। और देखिए क्या बोला जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कास्टिक सोडा को हम लोग प्रभावित करते हैं, तो वो क्या होता है, नारंगी कलर का एक द्रव्य प्राप्त होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, सुखा देने पर क्या होता है, चिपचिपा टाइप का पदार्थ हो जाता है।
आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे। चलिए तो हम लोग धन्यवाद।